Hello, Assalamu alaikum friends. I'm Hussein Lagari, and today we are here for your biology class number 17. Miss Aisha is here, so she has to start her lecture. Before the presentation and video she has to share, she will introduce her lecture topic. So she's going to talk over here. So Miss Aisha, can you start? होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में एक लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया था। हमने इन डिटेल सेलुलर रेस्पिरेशन और उसके तीनों स्टेप्स इन विच ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है हमने तीनों को डिटेल डिस्कस किया था। सो टुडे देयर इज अ वीडियो दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। एक एनिमेटेड वीडियो है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फंक्शन या उसका रिएक्शन किस तरीके से होता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एंड हाउ एटीपी आर प्रोड्यूसिंग इन दिस रिएक्शन। ये सारी की सारी चीजें जो है ना हम एक बार विजुअली जो है ना एक बार क्लियर देख सकते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स कल से ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो। अगर आपने कल वाला लेक्चर पढ़ा हो तो कल वाले लेक्चर में हमने थ्योरेटिकली सारी चीजों को डिटेल पढ़ा और आज हम थोड़ा बहुत एनिमेटेड देखेंगे क्योंकि विजुअल लर्निंग से काफी हद तक हमारे कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर होते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक बार कल वाले लेक्चर को थोड़ा सा टच कर लें। सो प्लीज सर प्ले द वीडियो। ओके, हियर वी आर गोइंग टू see how the electron transport chain reaction actually occur. अच्छा, सिंपली ये कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, जिसमें से इलेक्ट्रॉन कैप्चर होकर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उन कॉम्प्लेक्सेस से, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। कपल्ड विद दिस ट्रांसफर इज द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस पंप करते हैं और ये जो पंपिंग जनरेट करती है बहुत ज्यादा एनर्जी, जिससे एटीपी बनते हैं। यू कैन सी कि ये जो आपको कलरफुल स्ट्रक्चर्स में चीजें नजर आ रही हैं ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। साइटोक्रोम बी सी है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। इसके बाद ये जो है ना सिंपली एटीपी सिंथेज है। ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक तरीके से सिल्स में लगे हुए हैं। ये यूबिक्विनोइन है और ये साइटोक्रोम सी है जो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे। यहाँ पर एक ये NADH का मॉलिक्यूल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें से निकल गए हैं। ये हाइड्रोजन आइंस हैं, ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ADP है और when the one phosphate attached to it become ATP। तो हम सिंपली देखते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। पहले एक NADH का मॉलिक्यूल यहाँ पर जाकर अटैच होता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में चले गए। देन ये उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूबिकोनॉन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा टू द नेक्स्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसमें आप देख रहे हो साइटोक्रोम बी सी है, जिसमें पहले साइटोक्रोम सी एक को लेकर गया है। देन वो दोबारा आएगा, दोबारा से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैरी करके और आगे जाकर फर्दर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में आगे जाके उसने ट्रांसफर किया है। इन द नेक्स्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यू कैन सी क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दरली ऊपर, अच्छा इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपको लाइट से कलर के नजर आ रहे हैं वो हाइड्रोजन आइंस हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फर्दर आगे जाकर ऑक्सीजन के साथ जब अटैच हो रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर वाटर बनेगा यानी H2O बनेगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये जो एक मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन, ये जो दो मॉलिक्यूल्स इसके एटम्स लगे हुए ये हाइड्रोजन के, और जो एक गया था वो ऑक्सीजन था। ये हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट्स हैं ऊपर जहां पर एरो आपको यहाँ पर दिखाई दिया है। ये एटीपी सिंथेज है। जब यहाँ तक ये हाइड्रोजन आइंस और ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितने भी एनर्जी रिलीज हो रही है उससे यहाँ पर मौजूद जितने भी एटीपी हैं उनके साथ फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट अटैच हो जाएगा और एटीपी बनते जाएंगे। यू कैन सी कि किस तरीके से एटीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी के साथ जब एक और फॉस्फेट अटैच हो रहा है तो वो एडीपी से बन रहे हैं एटीपी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एक कॉम्प्लेक्स से या एक प्रोटीन से दूसरे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर हो रहे हैं
और एटीपी किस तरीके से एनर्जी की वजह से बनते जा रहे हैं। तो इस पूरे रिएक्शंस में एटलीस्ट 34 to 36 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, और इस पूरे रिएक्शन या इस पूरे चैनल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे कल के टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो थी, सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल। तो अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, दैट इज अबाउट न्यूट्रिशन। Okay, learners, so just without wasting our time, let's just get started. So today we are going to discuss about the nutrition. What is nutrition? The nutrition in plants, the nutrition in animals, as well as the digestive system of a man. ये सारी चीजें हम furthermore इस lecture में further discuss करेंगे. Nutrition is the 12th chapter of first year biology. So yesterday we have completed the bioenergetics chapter, and today we are moving to start a new chapter, that is nutrition. So before starting the lecture, let's just remind या revise what is basically nutrition. Nutrition हम कहते हैं किसी भी ग़िज़ाइयत के लेने के अमल को, जिस तरीके से हम तमाम जानदार हैं, आपको पता है हम तमाम के तमाम जानदार डिपेंड करते हैं न्यूट्रिएंट्स पर, उस फूड पर जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हमने कल बायोएनर्जेटिक्स पढ़ा था, तो बायोएनर्जेटिक्स में शायद हमने एक चीज डिस्कस की थी, हमने देखा था कि किस तरीके से जो फूड चेन चलती आ रही है, क्योंकि सनलाइट से क्या करते हैं प्लांट्स अपना जो है जितना भी फूड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वो प्लांट सूरज की रोशनी से डायरेक्टली अपना खाना बना रहे हैं, बट हम नहीं बना सकते क्योंकि हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम ऑटोट्रॉफ नहीं है, ना हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम अपना खाना अपने ही अंदर खुद ही प्रोड्यूस कर सकें। तो हम क्या करते हैं, उस सनलाइट को दूसरे तरीके से या दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स में उसको यूटिलाइज करते हैं। हम डायरेक्टली सनलाइट से, ना तो सनलाइट से कोई एनर्जी प्रोवाइड हमें हो रही है, मतलब हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है सनलाइट, हम उसी सनलाइट को दूसरी चीजों में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो एनर्जी सनलाइट से प्लांट्स को मिल रही है, हम उन्हीं प्लांट्स को खाकर उस एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं, या और केमिकल एनर्जी के तौर पे, यानी हम अपने फूड के तौर पे उस एनर्जी को अपने अंदर खाते हैं। और एक तरीके से हमारे लिए इस प्रोसीजर को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ग़िज़ाइयत का हासिल करना बढ़ने के लिए, या अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए और हर एक एक्टिविटी करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की, कुछ फूड कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जो बहुत नेसेसरी है हमारे लिए, जिनके बगैर हमारी बॉडी वीक हो जाती है या हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जब मैं न्यूट्रिएंट्स की बात कर रही हूँ, तो बात करें न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं। कोई भी हम फूड हासिल कर रहे हैं, उस फूड से मिलने वाली जो ग़िज़ाइयत है, उस फूड के अंदर मौजूद जो ग़िज़ाइयत है जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उसको हम जो है ना सिंपली मतलब जैसे लाइक अगर हम ब्रेड खा रहे हैं, या हम कोई भी XYZ फ्रूट ले रहे हैं, उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, वीट के अंदर हमें फिश अगर हम खा रहे हैं तो हमें प्रोटीन मिल रहा है, एग हम खा रहे हैं तो हमें प्रोटीन मिल रहा है, कुछ चीजों से हमें विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, अगर हम ऑयली चीजें खा रहे हैं तो फैट मिल रहा है। तो हम जो भी फूड कंपोनेंट हम खा रहे हैं, उस फूड कंपोनेंट में जितनी भी अच्छी ग़िज़ाइयत होगी, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, जिसकी हमारी बॉडी को नीड होगी, उन चीजों को हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। और न्यूट्रिएंट्स के खाने के अमल को, यानी न्यूट्रिएंट्स के इनटेक को, यानी अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का लेना, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का अमल हम दुनिया में मौजूद हर जानदार करता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर है या चाहे वो मल्टीसेल्युलर है, डजंट मैटर, न्यूट्रिशन हर एक जानदार के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए, फर्दर एक्टिविटीज के लिए और हर चीज के लिए। तो हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है न्यूट्रिशन की जब भी किसी ग़िज़ाइयत की बात होगी ना, तो दो तरीके के टर्म्स आप जरूर सुनेंगे हमेशा, और वो दो टर्म्स हैं ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली दो किस्म की न्यूट्रिशन है जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं, एक ऑटोट्रॉफिक है, एक हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक को आप इन वेरी सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि कोई भी ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें खाना कोई भी जानदार अपनी बॉडी में खुद ही बना रहा है, यानी एनी ऑर्गेनिजम्स मेक्स देयर ओन फूड थ्रू सनलाइट या थ्रू एनीथिंग, तो उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उस जानदार को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ।
ऑलराइट, ऑन द अदर हैंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज बेसिकली द न्यूट्रिशन दैट इज टेकन बाय ईटिंग एन अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर कोई जानदार किसी और जानदार से ग़िज़ा हासिल कर रहा है, या वो डिपेंड करता है किसी और पे, किसी और से खाना हासिल करे, अपनी ग़िज़ाइयत ले, इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। और इस किस्म के जानदार को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफ। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, the one is autotrophic nutrition while the other one is heterotrophic nutrition. अब जब न्यूट्रिशन की बात हो रही है और न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात हो रही है, तो यकीनन आपको पता है तमाम जानदार मेजॉरिटी दो चीजों में डिवाइडेड होते हैं, द वन इज प्लांट्स, द वन इज एनिमल्स। तो पहले हम प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि हाउ डू प्लांट्स बेसिकली गेट न्यूट्रिएंट्स, या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अगर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो यू कैन सी कि न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन अवर फूड। मतलब कोई भी कंपोनेंट्स, कोई भी चीजें जो हमारे फूड के अंदर मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स बेसिकली। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स एंड व्हाट नॉट। ये तमाम चीजें आइदर वो फैट्स है, विटामिन हो गया है, मिनरल है, कैल्शियम्स है, कुछ फाइबर्स हैं, वाटर इवन सो, कि सारी न्यूट्रिएंट्स जो हमें किसी भी ग़िज़ाइयत या किसी भी फूड से हासिल हो रहे हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। ये तमाम के तमाम जो न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में मैंने अभी अभी जिक्र किया, ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए और हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Plants produce their own food while animals and human beings do not produce their own food. We indirectly or directly depend on plants and animals for our food needs. So ये वही बात है जो मैंने अभी अभी आप लोगों से बताई कि प्लांट्स जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस देयर ओन फूड। मतलब उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और से खाना हासिल करने की या ग़िज़ाइयत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे कैन मेक देयर ओन फूड। जबकि एनिमल्स की बात करें हम, जबकि ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो दे कांट, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो वो क्या करते, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपनी वही ग़िज़ाइयत हासिल कर रहे हैं दूसरे जानदार या दूसरे पौधों से। जैसे हम सब्जियां भी खाते हैं और हम गोश्त भी खाते हैं, हम मीट खाते हैं। तो एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि हम दूसरे प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स को खा के अपनी ग़िज़ाइयत हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही एनिमल्स करते हैं। कुछ एनिमल्स गोश्त खाते हैं, कुछ एनिमल्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं यानी प्लांट्स खा रहे हैं। तो एक तरीके से जो खुद खाना नहीं बना सकते, वो यकीनन किसी ना किसी प्लांट को या एनिमल को खा के उनसे वो अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, लेट अस टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। द वन इज वेरी कॉमन, दैट इज यू नो very that most of the plants are autotrophic in nature. The second one is heterotrophic. तो अगर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाई जाती है प्लांट्स में। प्लांट्स एग्जिबिट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, जो मैंने आपको बताया किसको कहते हैं। और प्लांट्स क्योंकि अपना खाना खुद ही बनाते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। Plants synthesize their own food by using light, carbon dioxide and water. हम ये पिछले से आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा, तो हमने देखा कि प्लांट्स अपना खाना किन चीज़ों को यूटिलाइज करके बना रहे हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों और सूरज की रोशनी यानी सनलाइट की मदद से, तीनों चीज़ों से अपना खाना खुद बेसिकली बनाते हैं। द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक सिंपली कौन करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफ्स। यानी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं वो सब के सब हेटेरोट्रॉफ्स हैं। बट क्योंकि एज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। यानी हम अगर प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं ना, तो हम लोग कौन है, हम कंज्यूमर्स हैं। हम प्रोड्यूसर्स नहीं है, हम किसी और को क्योंकि खाते हैं इसलिए हमें कंज्यूमर्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। अब पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। देखें, प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी अपने खाना खुद बनाने का अमल करते हैं थ्रू अ प्रोसेस दैट इज वेरी
simple, you can which is called photosynthesis. Simply, sorry, photosynthesis is basically the process in which plants makes their own food through sunlight, through the use of chlorophyll, और ये सारी चीजें plants are able to produce their own food through a process called photosynthesis. वही सेम चीज है, और सिर्फ फोटोसिंथेसिस वाहिद एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. देयर इज नन अदर, कोई और जो है ना, मतलब यूं समझ लें कोई और ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके जरिए प्लांट्स इस तरीके से अपना खाना बना सके, ओनली एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, अगर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें हम प्लांट्स में, सो यू नो दे आर वेरी वेरी कॉमन. Nutrition in plants is autotrophic basically, but some of the plants that do not contain any chlorophyll, so they depend on other plants for their food through the heterotrophic mode of nutrition. तो basically क्या होता है कि कुछ तकरीबन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो वो क्या करते हैं, सिंपली वो डिपेंड करते हैं किसी और प्लांट्स पर फॉर देयर फूड. इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं. और इन प्लांट्स को हम जो है ना सिंपली पैरासाइट्स का कहते हैं, जो किसी और प्लांट से खाना हासिल कर रहे हैं. अब ऐसे कौन कौन से होते हैं फर्दर मोड देखते हैं. नेक्स्ट, ओके, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स अब कौन कौन से? सम आर पैरासाइटिक, some are some are insectivorous, some are saprophytic, while some are symbiotic. ये चार प्लांट की कैटेगरीज है, उन प्लांट्स की कैटेगरीज है which are not autotrophic. They all are heterotrophic in nature because they obtain food from other plants or any other organisms. Okay, next. पहले हम बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की. देखें, some heterotrophic plant depend on other plant and animal for nutrition. Such plants are known as parasitic plant. However, the host is not benefited from the parasite. अब कुछ ऐसे प्लांट्स ऐसे हैं जो किसी और प्लांट से खाना हासिल कर रहे हैं या किसी और एनिमल से न्यूट्रिशन हासिल कर रहे हैं. इन प्लांट्स को हम पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनके ऐसा करने से जिससे ये खाना हासिल कर रहे हैं ना, उसको कोई फायदा नहीं है. पैरासाइट उसको कहा जाता है जो किसी और से फायदा हासिल करे पर उसको कोई फायदा नहीं दे, यानी उसे नुकसान पहुंचाए. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इसी किस्म की न्यूट्रिशन को कहा जाएगा जिसमें आप खुद तो किसी और से फूड हासिल कर रहे हैं या बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, पर द अदर वन इज नॉट बेनिफिटेड बाय यू. तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको हम पैरासाइट कहते हैं, और इस न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें कैस्केटा प्लांट आता है, कैसिटा प्लांट आता है. The second category of heterotrophic plants is saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition किसको कहते हैं? Saprophytic plants are derived nutrition from dead and decaying plants and animals. देखिए, सेप्रो जहां पर भी वर्ड यूज हो रहा है ना, सेप्रोफाइटिक का मतलब है ऐसे प्लांट्स जो डेड या मतलब किसी डेड प्लांट या किसी डेड एनिमल्स को डीके करके, यानी उसको डिकम्पोज करके खाना हासिल करें या न्यूट्रिएंट्स हासिल करें, उन प्लांट्स को हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहेंगे, और इस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. They dissolve the dead and decaying matter by secreting digestive juices and absorb the nutrients. मतलब ये वाले प्लांट्स क्या करते हैं, ये किसी भी क्या करते हैं, सिंपली किसी भी डेड को या डीके किसी भी डेड प्लांट हो या डेड एनिमल हो, उसको डीके करके और जो ना अपने अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, जिसकी मदद से ये उसको इजीली डीके करने का काम करते हैं और उसकी जो न्यूट्रिशन है या ऐसे समझ रहे न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं. इनमें मशरूम्स आते हैं, कुछ मोल्ड्स आते हैं. हालांकि मशरूम्स और मोल्ड्स मेजॉरिटी देखा जाए तो फंजाई है, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, पर इसको हम प्लांट्स की कैटेगरी में अगर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तौर पे रखें तो रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बाद थर्ड है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में शायद हमने पहले भी डिस्कस किया है कि व्हेन टू डिफरेंट प्लांट्स belonging to different categories show a close association. मतलब सिम्बायोटिक हम उस एसोसिएशन को बोलते हैं जिसमें कोई दो चीजें या दो प्लांट्स आपस में क्लोजली एसोसिएटेड हो, यानी क्लोजली जुड़े हुए हैं,
और दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हासिल हो, इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम कहेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी दो प्लांट्स आपस में रह रहे हैं या कोई भी दो चीजें आपस में क्लोजली एसोसिएशन में रह रही हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा हासिल हो रहा है, जैसे कि द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड ट्रीज। फंजाई और ट्रीज जब आपस में रहती हैं, शायद हमने ये आई गेस माइकोराइजा में हमने पढ़ा था, माइकोराइजा एसोसिएशन है फंजाई की और ट्रीज की। ट्रीज की रूट्स में जो फंजाई लग जाती है तो क्या होता है, फंजाई रूट्स को प्रोवाइड करती है शेल्टर, रूट्स न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो फंजाई को प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए एक तो साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड हैं। इसलिए इस किस्म के साथ रहने या एक दूसरे से खाना न्यूट्रिशन हासिल करने को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जबकि फोर्थ जो कैटेगरी है वो प्लांट लाते हैं इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। इस न्यूट्रिशन को हम इंसेक्टिवर्स न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसमें कौन होते हैं देखिए, some plants have special structural features that help them to trap insects and are commonly known as carnivores or heterotrophic plant. अब क्या होता है, नेचुरली तौर पे कुछ प्लांट्स के ऊपर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जो कि किसी इंसेक्ट को ट्रैप करने में, जैसे बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिवर्स प्लांट है जो छोटे छोटे ऐसे समझ ले कीड़ों को एकदम से ट्रैप कर लेते हैं। उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स ऐसा होता है कि उनके ऊपर बारीक बारीक से कांटे या एक वो शार्प से स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट या कोई उड़ने वाला कोई भी इंसेक्ट आकर उस पर बैठेगा तो एकदम उसको बंद कर लेंगे और डिकम्पोज कर, मतलब उसको उसके न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेंगे या उसको खा लेंगे। प्लांट कभी भी किसी चीज को खाता नहीं है, लेकिन प्लांट अगर स्पेशली इंसेक्टिवर्स प्लांट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप करके उससे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हासिल करेगा, वो इस इंसेक्ट को खाएगा नहीं। तो इस किस्म की यानी किसी इंसेक्ट को ट्रैप करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स हासिल करना, इस किस्म की न्यूट्रिशन को आप इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कह सकते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम कार्निवोरस भी कह सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक प्लांट भी कह सकते हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कह सकते हैं, जो इंसेक्ट्स के जरिए न्यूट्रिशन हासिल करते हैं उनको ट्रैप करके। ऐसी कैटेगरी पिक्चर प्लांट्स आते हैं, मीनस फ्लाई ट्रैप आते हैं और भी बहुत ज्यादा आते हैं। ओके नेक्स्ट बात करते हैं holozoic nutrition in animals. Holozoic nutrition, what is mean by holozoic? देखिए holozoic nutrition is the type of nutrition in which an organism takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organisms. यानी एक बहुत लंबी सी एक पैराग्राफ की जस्ट सिंपल सी लाइन है, बहुत सिंपल है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन हम कहते हैं ऐसी न्यूट्रिशन को जिसमें कोई भी जानदार किसी और से खाना हासिल करे, और खाना किस तरीके से हासिल करे, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेस्शन। इंजेस्शन हम किसको कहते हैं, इनटेक ऑफ फूड, फूड का खाना, यानी जिस तरीके से हम माउथ के जरिए खाना खाते हैं बिल्कुल इसी प्रोसेस को हम इंजेस्शन कहते हैं। इंजेस्शन सिंपली इज द इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी। तो इंजेस्शन करके खाना हासिल करें या खाना खाएं, फिर वो खाना की बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो, उस उसमें जो अच्छी ग़िज़ाइयत है वो एब्जॉर्ब हो, बाकी का जो रिमेनिंग अनवांटेड मटेरियल है वो उसको अपनी आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। इस पूरे तरीके कार वाली बॉडी यूं समझ लें न्यूट्रिशन को आप होलोजोइक न्यूट्रिशन कह सकते हो। और इतना खींचने के बजाय आप सिंपली भी बोल सकते हो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई जानदार किसी को खा ले थ्रो अ प्रॉपर ओपनिंग थ्रू प्रॉपर प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन के जरिए किसी मटेरियल को खाया जाए, इसी किस्म की न्यूट्रिशन को आप होलोजोइक न्यूट्रिशन कह सकते हैं। कौन करता है ऐसी न्यूट्रिशन, बहुत सारे जानदार करते हैं, अमेबा से लेकर ह्यूमन बींग्स तक बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट okay, there are very simple 5 steps of holozoic nutrition in which first one is ingestion, the second one is digestion, the third one is absorption, the fourth one is assimilation, the fifth one is ingestion. Let us talk about them one by one. सबसे पहले हम ingestion की बात करते हैं. What is ingestion? As I told you
कि द फूड इज फर्स्ट टेकन इनटू द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड अ माउथ। माउथ के जरिए फूड को अपनी बॉडी में खाना यानी इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी थ्रू माउथ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। आफ्टर द इंजेशन देयर इज डाइजेशन। डाइजेशन हम कहते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ सिंपल मतलब फूड, द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। देखिए हम जो भी खाना खाते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, तो वो हमारे स्टमक में जाके या हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट क्यों होता है? जब वो सिंपल और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए उस खाने को एंजाइम्स की मदद से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन यानी खाने का हजम होना। आफ्टर द डाइजेशन जब हमारा फूड टूट जाता है छोटे छोटे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स नहीं, सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में, तो उसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड आर देन एब्जॉर्ब, मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जो उसमें जो इजी छोटे गिजाइत वाली चीजें जो भी है ना उसके अंदर, उसको बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। जो अच्छी चीजें हैं लाइक अगर हमने ब्रेड खाई है उसमें ज्यादातर मेजोरिटी कार्बोहाइड्रेट होगा, तो उस कार्बोहाइड्रेट का उस फूड में से एब्जॉर्ब कर लेना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन हम कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द फ्लूइड और सॉलिड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमने हासिल किए हैं उसका फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाना या किसी सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। रिमेनिंग जो मटेरियल बच गया है, जो भी मतलब अब खाना जो था उससे हमने गिजाइयत तो हासिल कर ली, द रिमेनिंग फूड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसमें से ना कुछ फायदे वाली चीज बच रही है, वो उसका बॉडी से रिमूव हो जाना, मतलब द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सिंपली खाना खाने से लेकर खाने के एक्सक्रीट करने तक के पूरे प्रोसेस को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स में काउंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने इसके कुछ बेसिक स्टेप्स पढ़े, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक in this chapter, so let us talk it in detail. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? सिंपली द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर अच्छा, सिस्टम हम अपनी बॉडी में किसको बोलते हैं? जब एक से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर तरतीब से काम करें, मतलब एक होता है एक ऑर्गन वो कोई काम कर रहा है, इसको हम सिस्टम नहीं कहेंगे। सिस्टम हम कहते हैं जब हमारी बॉडी में एक से ज्यादा कोई ऑर्गन्स या कोई चीजें, एक से ज्यादा चीजें मिलकर एक तरतीब से काम करें, इसको हम सिस्टम कहते हैं। और क्योंकि इस पूरे सिस्टम में हमारा खाना हजम होता है, इसीलिए हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड into nutrients which then pass into the circulatory system and are taken to where they are needed in the body. डाइजेस्टिव सिस्टम हम कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा फूड तोड़ दिया जाए इनटू न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो हमने खाना खाया है जो हमारा फूड है उसको न्यूट्रिएंट्स में तोड़ दिया जाए, देन वो न्यूट्रिएंट्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पास कर दिए जाएं। सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहते हैं ब्लड को। आपको पता होना चाहिए ये चीज के जो भी चीज हमने खाना खाया है वो चीज हमारे पूरी मतलब जो गिजाइत हमें उस फूड से मिली है वो गिजाइत पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए जो चीज यूज होती है ना, जो चीज होती है वो हमारा ब्लड है। ब्लड हम कहते हैं वो एक यूं समझ लो मीडियम है जो पूरी बॉडी में चीजों को ट्रांसफर करने में काम आता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिले हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में पास हो जाएंगे, ठीक है, और वहां वहां उन न्यूट्रिएंट्स को देंगे जहां जहां हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद हम फंक्शंस की बात करें। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? इंजेस्ट फूड, फूड को इंजेस्ट करना यानी खाना, देन ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल, फूड को तोड़ देना इनटू न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल,
एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो न्यूट्रिएंट्स फूड ने तोड़, मतलब फूड के टूटने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में या ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड वेसल्स जिसमें से ब्लड मूव करता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाना। बाकी का जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है उसका बॉडी से एक्सपेल हो जाना, मतलब बॉडी से उसका निकल जाना। ये सारे फंक्शंस हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। ओके नेक्स्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। द फर्स्ट वन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज इंजेशन, द सेकंड इज डाइजेशन, द फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. The fourth one is ingestion. The ingestion means taking in food. Digestion is simply the breaking down food into nutrients. Absorption is absorbing the nutrients by cells. Or ingestion means removing any leftover waste. Leftover waste मतलब the remaining waste in our body, उसका जो है remove हो जाना, body से expel हो जाना, is what we call ingestion. Okay, next. उसके बाद अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की. व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओरल कैविटी, दैट इज अवर माउथ. यू नो, माउथ हमारे लिए बहुत जरूरी है. हमारी डाइजेशन जो शुरू हो रही है वो पॉइंट ही हमारा माउथ है, एक तरीके से जहां से हम पहले खाने को तोड़ते हैं फिर वो हमारे अंदर जाता है. सिंपली द ओरल कैविटी या माउथ इज द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी माउथ के जरिए किसी भी फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाना, इसको हम ओरल कैविटी कह रहे हैं, यानी माउथ को. एसोफेगस हम कहते हैं एक ट्यूब ऑर्गन जो, या ट्यूब्यूलर ऑर्गन है जो कि कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से. कोई भी खाना जो आप खा रहे हैं वो आपके माउथ से लेकर स्टमक तक जो जाएगा वो एक पाइपलाइन के जरिए जाएगा या ट्यूब के जरिए जाएगा. उस ट्यूब को हम एसोफेगस कहते हैं, जिसको हम उर्दू में सांस की नाली कहते हैं, ऐसा उर्दू में कहा जाता है. बस इट इज व्हाट it is what we call esophagus in biology. Okay, next. After the esophagus there is mouth. Esophagus pipeline जहां खत्म हो रही है वहां माउथ, sorry, not mouth, stomach. जहां पर esophagus खत्म हो रहा है वहां पर stomach है. स्टमक, व्हाट इज स्टमक? बेसिकली स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन, यानी एक थैलेनुमा ऑर्गन है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं. गैस्ट्रिक जूसेस हमारी जो डाइजेस्टिव जूसेस है जो खाने को एक तरीके से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में काम आता है. स्टमक के बाद देयर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? सिंपली, अच्छा, स्टमक के अंदर जो खाना टूट कर जूस जैसे स्ट्रक्चर में बन गया है, बिल्कुल डाइजेस्ट हो गया है एक तरीके से, उसको हम कहेंगे काइम. काइम हम उस कहते हैं उस खाने को जो बिल्कुल जूस लाइक स्ट्रक्चर में या फ्लूइड जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है स्टमक में, तो उसको हम काइम कहते हैं. अब क्या होगा? सिंपली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? काइम मूव्स फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक से वो काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ऑर्गन वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट इज कंप्लीटेड. इन स्मॉल इंटेस्टाइन वो पर्टिकुलर ऑर्गन है जहां पर जो स्पेशल प्रोटीन्स हैं, जो स्पेशल फैट्स हैं, जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर मौजूद हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अच्छे से ले लिया जाएगा. उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं जहां पर ये काम हो. ओके, नेक्स्ट. आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन हम किसको कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? सिंपली रीअब्सॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड प्रोसेसेस द वेस्ट मटेरियल. सिंपली क्या होता है, देखें, लार्ज इंटेस्टाइन हम कहते हैं वो जगह जहां पर, देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए. अब रिमेनिंग जो भी चीज बची है वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगी. लार्ज इंटेस्टाइन में वो जो फूड गया है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया बॉडी में, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. क्योंकि हमारी बॉडी, आपको पता है, हम क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे अंदर पानी ना तो बहुत ज्यादा है, तो हमारी बॉडी को पानी की हर वक्त एक तरीके से यूं समझ ले नीड होती है. तो पानी की कमी को रोकने के लिए सिंपली क्या होगा
पानी की एब्जॉर्प्शन होगी लार्ज इंटेस्टाइन में, उस चीज में से जिसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया है उसमें से पानी एब्जॉर्ब होगा और वो मजीद वेस्ट मटेरियल बन जाएगा. The human large intestine is much smaller in length compared to the small intestine but larger in diameter. मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम डिफरेंस की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लेंथ पे बहुत लंबी होती है और बहुत यानी थोड़ी नैरो होती है डायामीटर की अगर हम बात करें, यानी चौड़ाई में कम है. जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, एक तो वो लंबाई में यानी लेंथ में शॉर्ट है पर थोड़ी डायमीटर में चौड़ी है, मतलब डायमीटर उसका लार्ज है. तो ये दोनों फर्क है. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो ऑर्गन या जो एक टर्मिनल एंड है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम कहते हैं रेक्टम. वो जगह है जहां पर फीसिस स्टोर होता है डेफिसिशन से पहले. डेफिसिशन का मतलब होता है मतलब द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, बॉडी से वेस्ट मटेरियल का चले जाना या एक्सक्रीट कर देना हमारा, उसको हम कहते हैं डेफिसिशन. तो डेफिसिशन से पहले जो फीसिस होता है, यानी फीसिस हम वेस्ट मटेरियल को कहते हैं, वो हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाता है जब तक हम उसको डेफिसेट नहीं करें. फिर सिंपली क्या होता है, द एनस, जिस तरीके से द एंट्री पॉइंट ऑफ फूड इज माउथ, उसी तरीके से द एंडिंग पॉइंट, द ओपनिंग फ्रॉम वेयर वी एक्सपेल द फूड अनडाइजेस्टेड फूड, इसको हम कहते हैं एनस. एनस वो ओपनिंग है जहां से हम जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरा हुआ खाना जो भी था वेस्ट मटेरियल, वो हम एक्सपेल कर देते हैं, यानी हमारी बॉडी का एग्जिट पॉइंट है फूड का. ओके, नेक्स्ट. हियर यू कैन सी वेरी सिंपल लेबल डायग्राम, जहां पर आप सबसे अगर ऊपर से बात कर रहे हैं हम, तो देयर इज माउथ जो कि ओरल कैविटी कहलाता है. ओरल कैविटी में बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स में लगे हुए. सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है, सलाइवा प्रोड्यूस करना फॉर बेटर इनटेक ऑफ फूड. अच्छे से खाना हम खा लें, अच्छे से खाना इजीली स्मूथली हमारे एसोफेगस में आ जाए, इसके लिए सलाइवा हमारी माउथ प्रोड्यूस करता है. और सलाइवरी ग्लैंड, ये ग्लैंड से कुछ जो सलाइवा बना रहे हैं, माउथ से खाना आता है एसोफेगस में, दैट इज अ ट्यूबुलर पाइपलाइन. एक तरीके ट्यूब ट्यूब जैसा ऑर्गन है जो कि नीचे आके स्टमक में आ रहा है. स्टमक उसके बाद है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन आता है. स्मॉल इंटेस्टाइन जो आप यहाँ सेंटर में देख सकते हैं, जो बहुत सारी लाइंस जा रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. इस स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो आपको एक छोटा सा और थोड़ा ज्यादा चौड़ा पाइपलाइन नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लास्ट पॉइंट दैट इज रेक्टम, जहां पर स्टोर हो रहा है. एंड द लास्ट ओपनिंग और द लास्ट एग्जिट पॉइंट ऑफ बॉडी इज एनस, जहां से जो है ना हमारा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाएगा. इनके अलावा ये तो बेसिक ऑर्गन है डाइजेशन के. इसके अलावा पेंक्रियास भी एक छोटी सी एक तरीके से ग्लैंड के तौर पे भी यूज होता है, स्टमक के नीचे लगा हुआ है, जिसका क्या काम है, जो कि इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर रहा है और कुछ डाइजेस्टिव कुछ एंजाइम्स वगैरह भी प्रोड्यूस कर रहा है स्टमक के लिए या और चीजों के लिए. साइड में आपको लिवर भी नजर आ रहा है. लिवर का क्या काम है, लिवर जो है वो बाइल बनाता है. बाइल एक ऐसे समझ ले येलोविश अल्कलीन फ्लूइड है जो स्टमक की एसिडिटी को कम करता है. तो लिवर बाइल बनाता है, वो बाइल लिवर से जाता है थोड़ा स्टमक में, जहां पर उसकी जो है ना यूं समझ ले एसिडिटी कम हो जाती है. गाल ब्लैडर वो पॉइंट है जहां पर बाइल जमा होता है. लिवर का काम है बाइल बनाना. एज आई टोल्ड यू, बाइल इज अ येलोविश अल्कलीन फ्लूइड जो कि लिवर बना रहा है. लिवर वो स्टोर कर देता है गाल ब्लैडर में कुछ वक्त के लिए. तो इस तरीके से एक कंप्लीट ऑर्गन्स, ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करके एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट. All right. So this was all about the nutrition in plants, in animals, as well as the digestive system of man. That one is very important topic. इसके अंदर मजीद जो है ना आप जो है ना सिंपली मैंने एक और एनिमेटेड वीडियो है सर हुसैन, आर यू देयर? Yeah. Sir, can you play the video? Okay, learners. So let us have a look at the digestion in human beings. What happens when we eat a food? This process
will let us know and let our concepts more clear. This is a stomach, जिसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से ये कंप्लीट हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है. ये हमारी बक्कल कैविटी है, ये एसोफेगस है. दिस वन इज स्टमक, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, small intestine, the rectum, and the anus. These all organs just combinedly form our digestive system. ये pancreas है. माउथ एंड बकल कैविटी की अगर हम बात करें, फिर साउंड पे करना है. अच्छा, ये जब हम सिंपली अगर अपने माउथ में कोई भी चीज खा रहे हैं, जो भी चीज है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स का सलाइवा प्रोड्यूस करना हमारे लिए, सलाइवा क्या करता है, सलाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इन द फूड इनटू शुगर एंड आल्सो सॉफ्टens द फूड. जो टंग है वो हमारे फूड को में हेल्प करती है, जबकि जो सलाइवा है वो हमारे फूड को तोड़ने में मजीद टुकड़े उसको सॉफ्ट कर देता है, इतना कि वो टूट जाए और इजीली हम उसको एक तरीके से खा सके या हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर हो सके. इसलिए वो उसको फूड को सॉफ्ट करता है मजीद. व्हाट इज एसोफेगस? एसोफेगस हम कहते हैं इस पाइपलाइन ट्यूबुलर फॉर्म को, जिसमें से हमारा जो फूड है वो ट्रांसफर हो रहा है टू द स्टमक. ये स्टमक है जो कि हमारे फूड को मजीद डाइजेशन करवाता है गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से, और कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाने को तोड़ते हैं, खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं. इससे खाना मजीद मजीद डाइजेस्ट होता है. और जो मेन डाइजेशन है वो होती ही एक्चुअली स्टमक में है, जिसके अंदर खाना छोटे छोटे जो है ना पार्टिकल्स में या मजीद सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है. यहाँ से होने के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बहुत लॉन्ग, लेंथ में बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, जबकि डायमीटर में थोड़ी कम होती है. इसके अंदर फूड एंट्री लेता है और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन होती है. ये स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है. ओके, दिस इज लिवर. और लिवर का क्या काम है बेसिकली, ये लिवर है और इसके नीचे जो अटैच हुआ है ये पेंक्रियाज है जो स्टमक के साथ अटैच है. ये पेंक्रियाज सिंपली कुछ हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है, जैसे इंसुलिन रिलीज कर रहा है. इसके अलावा कुछ एंजाइम्स वगैरह भी ये जो है ना इंक्री वो करता है, रिलीज करता है. इस पेंक्रियाज के बाद हम बात देख रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना किस तरीके से, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना किस तरीके से
न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उस फूड के, वो तरीकेकार हम देख रहे थे. द फूड कंज्यूम is digested and is now ready to be absorbed into the blood. Absorption of food in the small intestine, यानी जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है ना, वो अब एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है. यहाँ पर सिंपली हमारा फूड एब्जॉर्ब हो रहा है इन द ब्लड स्ट्रीम्स. ये हमारी ब्लड स्ट्रीम्स हैं जिसमें हमारा ब्लड मूव करता है और हमारे जो भी फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके अंदर. ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड स्ट्रीम है, जिसमें आप रेड ब्लड सेल्स मूव करते हुए देख रहे हैं. इनके साथ साथ ये ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो भी हमें मिला है ना उस फूड से, वो सारी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर इसके साथ ब्लड के साथ फ्लो करके बॉडी में वहां वहां ट्रांसफर होते जाएंगे जहां जहां इनकी जरूरत है, या पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसे कह सकते हैं. वाइल द अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड अब एंटर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला एक तरीके से यू समझ ले एक लॉन्ग ट्यूब है, ट्यूबुलर ऑर्गन है जो कि एक जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है. ये मैंने आपको बताया था कि वाटर हमारी बॉडी के लिए बड़ा जरूरी है, तो इस फूड में लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टम एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एनस थ्रू विच वी एक्सपेल द फूड. तो रेक्टम इज सिंपली द एंडिंग पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. All right. So this was all about today's lecture. If you have any confusion or any query, you can ask. We will answer. Thank you so much. Inshallah, we will discuss another lecture in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.